हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यादेव स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज अपना करंट अफेयर्स से रिलेटेड करते हैं आज। ठीक है, करंट अफेयर्स को जनवरी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसको आज आगे बढ़ाते हैं। और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जो हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक का जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, जिसका मैं नाम यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, वो होगा, छोटी सी सीरीज से शुरू करते हैं, उसके बाद पूरा फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जिस टॉपिक का नाम बता रहा हूँ उसके बारे में देखते हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ। ये जनवरी मंथ में करंट में चर्चा में था। और चर्चा में क्यों था? भारतीय तीरंदाजी जो संघ था वो चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारतीय तीरंदाजी जो संघ था उसका नया अध्यक्ष चुना गया था। कब? जनवरी 2020 में नया अध्यक्ष चुना गया था। ये होगा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। निशानेबाजी का नाम सुना होगा सबने। भारतीय तीरंदाजी संघ की बात करूं तो भारतीय तीरंदाजी संघ की अगर मैं स्थापना की बात करूं कि ये जो संगठन था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की मैं बात करूं तो 8 अगस्त 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। लेकिन चर्चा में क्यों था ये? जनवरी मंथ में चर्चा में क्यों था? क्योंकि जनवरी मंथ में इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। इसका नया अध्यक्ष चुना गया है, नया प्रेसिडेंट चुना गया है जनवरी 2020 में। और जो नया अध्यक्ष है वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इसका नया अध्यक्ष इलेक्टेड है या चुना गया है या निर्वाचित। नया अध्यक्ष निर्वाचित किसको बनाया गया? अर्जुन मुंडा को। और अर्जुन मुंडा पता है आपको कौन से राज्य का? झारखंड का। झारखंड का मुख्यमंत्री भी रह चुका है अर्जुन मुंडा। 2010 में मुख्यमंत्री बना था झारखंड का। शिबू सोरेन का नाम सुना होगा, जिसका कोयला घोटाले में नाम आया था। शिबू सोरेन जो बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल रखता था, झारखंड का सीएम बना था। उसके बाद जो सीएम बना था वो अर्जुन मुंडा ही बना था। ठीक है, अभी जो झारखंड की मैं बात करता हूं, अभी यह इसके बारे में अगर देखें कि अर्जुन मुंडा अभी फिलहाल क्या है, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है। अर्जुन मुंडा कैबिनेट मिनिस्टर है भारत का, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है भारत का। और केंद्रीय मंत्री की मैं अगर बात करूं तो कौन सा केंद्रीय मंत्री है? मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल्स अफेयर्स के, जनजाति जो समूह है ना उनका जो मिनिस्टर है वो कौन सा है? अर्जुन मुंडा। अभी फिलहाल इसके पास कौन सी पोस्ट है? और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, जनजातीय समूह का जो मिनिस्टर है वो फिलहाल ये वर्तमान में। क्या पोस्ट होगी? 2 पोस्ट होगी ना इसके पास। एक तो किसका अध्यक्ष है? ये भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष हो गया। और दूसरा एक मंत्री भी है। ये कौन सा मंत्री? किसका मंत्री है? ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर है ये। ठीक है, और अर्जुन मुंडा के बारे में मैंने पहले बताया था, क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भी रह चुका है कहां का? झारखंड का। अब अगर झारखंड की मैं अगर बात करता हूं तो ये तो थी इसकी भारतीय तीरंदाजी संघ की बात कर रहा हूं। अब झारखंड की अगर मैं बात करता हूं, झारखंड के बारे में अगर सीएम देखा जाए कि वर्तमान में झारखंड का सीएम कौन है, तो वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री है। अभी जो जिस बंदे का मैंने नाम लिया था शिबू सोरेन, उसी का लड़का है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन वर्तमान में कहां का सीएम है? झारखंड का। झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा के एकदम ऊपर स्थित है। ठीक है, झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर स्थित है। अगर ये तो थी सीएम की बात। अगर मैं गवर्नर की बात करूं यहां पे कि यहां का गवर्नर कौन है, तो गवर्नर की मैं बात करूं तो वो एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहां की गवर्नर। दोनों डाटा याद रखने। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन यहां पे सीएम है। जो हेमंत सोरेन जो है वो यहां पे सीएम है। और द्रौपदी मुर्मू जो वो अभी है यहां पे गवर्नर, महिला गवर्नर है, याद रखना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये था भारतीय तीरंदाजी संघ के बारे में। स्थापना 1973, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा अध्यक्ष, जो पहले अभी फिलहाल मिनिस्टर ऑफ द
ट्राइबल्स अफेयर्स का मंत्री भी है, ट्राइबल्स अफेयर्स का मिनिस्टर है, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुका है झारखंड का, लेकिन अब मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, हेमंत सोरेन, और गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम लिख रहा हूं मैं, वो हम बात करेंगे हेनले जो है ना, हेनले एक संस्था है, हेनले एक रिपोर्ट जारी करता है, हेनले एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करता है। हेनले किसकी रिपोर्ट जारी करता है, हेनले ये बताता है कि विश्व में, लिखना नहीं अभी, विश्व में, पहली बात सुनो, विश्व में सबसे शक्तिशाली कौन से देश का पासपोर्ट है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का, ये रिपोर्ट जारी करता है हेनले। कहा जाता है हेनले जो इंडेक्स है, हेनले इंडेक्स जारी करता है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है। अब देखो शक्तिशाली पासपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो शक्तिशाली ये नहीं जो रोज दूध दही खाता हो शक्तिशाली होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट वो शक्तिशाली होगा जो सबसे ज्यादा फ्रीडम जिस पासपोर्ट को मिली हुई है। जैसे अगर किसी देश में जाना है तो जाने से पहले क्या होगा, पासपोर्ट तो अनिवार्य है, वो तो बाहर जाने के लिए अनिवार्य हमें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें वीजा भी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली उस देश का होगा जो दूसरे देश में जाने के समय में वीजा की जरूरत कम पड़ती हो। जैसे भारत है, भारत से अगर हम थाईलैंड जाएंगे वीजा की जरूरत बहुत बार नहीं होती, वहां पे होता है वीजा ऑन अराइवल। एक वीजा और अराइवल होता है, एक तो वीजा हमको यहां से बनाना पड़ेगा भारतीय सरकार से, ठीक है, उड्डयन विभाग से बनवाना पड़ेगा, एक हमें थाईलैंड एयरपोर्ट पे पहुंचता ही हमें वीजा मिल जाएगा, उसको कहा जाता है वीजा ऑन अराइवल, ठीक है। तो भारत के भी बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे भारत से के निवासियों को वहां पे जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, पासपोर्ट जेब में रखो, फ्लाइट उड़ो और पहुंच जाओ वहां पे। तो वो देश सबसे शक्तिशाली होगा जो वीजा सबसे कम प्रोवाइड करवाता हो बाहर जाने के लिए। वो देश कौन सा है, जापान। जापान वो देश है जिसकी 191 देशों में जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती, 191 देशों में बिना वीजा जाया जा सकता है। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका होगा, जापान का। भारत की बात करूं तो भारत वर्तमान में स्थिति की मैं बात करूं तो भारत वर्तमान में 58 देशों के साथ वीजा जो है वो फ्री है, कि 58 देशों में हम जा सकते हैं। तो भारत का 58 देशों में वीजा जो है वो अनिवार्य नहीं, इसी हिसाब से भारत का नंबर है 84। भारत का नंबर है, भारत का सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में कितना नंबर है, 84वां नंबर है। ऐसे ही अगर देखा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे कम शक्तिशाली है या सबसे कमजोर पासपोर्ट कौन से देश का, तो नाइजीरिया। नाइजीरिया का पासपोर्ट सबसे कमजोर माना जाता है। सबसे तगड़ा जो है सबसे शक्तिशाली वो जापान का, जो सबसे कम वीजा लेता है विदेशों में जाने के टाइम, जापान का बाद। और दूसरा जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, सिंगापुर, वेरी गुड। तीसरा नंबर आएगा जर्मनी या दक्षिणी कोरिया, ऐसे करके ये जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे करके टोटल कितने टॉप में कितने कंट्री है, 10 कंट्री है। लेकिन हमें पहला याद रखना, दूसरा भारत और एकदम अंतिम, ये 4-5 डाटा हमें यहाँ पे याद रखने। तो मैं हेनले की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बता रहा हूं, हेनले की रिपोर्ट 2020 के अनुसार पहले भारत की जो स्थान जो था ना, भारत का जो स्थान था पहले वो ऊपर होता था। पिछले इसके रिपोर्ट के अनुसार देखें इंडेक्स में, उसमें 82वां नंबर था। और जब इसने शुरुआत की थी 2006 में सबसे पहले रिपोर्ट देने, उस टाइम भारत का नंबर 71 था। लेकिन अभी फिलहाल डाटा की बात करूं तो कौन सा नंबर है, 84वां नंबर, 84, ठीक है। हेनले की रिपोर्ट, हेनले रिपोर्ट जारी करता है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा बस जो अप्रोच है कि पेपर से रिलेटेड वही बता रहा हूं। वैसे एक होता है IATA, एक संस्था होती है IATA, इसके आंकड़े लेता है, इसके डाटा लेता है कौन, हेनले, और इसी के डाटाओं के आधार पर रिपोर्ट जारी करता है। ये होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके डाटा लेता है, ये डाटा देता है इसको कौन सा देश कहां पे वीजा दे रहा, कहां नहीं दे रहा, और इसी के डाटा के आधार पे हेनले की रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी होती है हेनले की, बस हमें थोड़ा सा ये देखना है कि सबसे शक्तिशाली कौन सा है। ज्यादा रामायण महाभारत नहीं पढ़नी है अभी यहाँ पे, जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। हेनले की अगर रिपोर्ट की मैं बात करूं तो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट होगा, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट होगा वो कौन से देश का होगा, सबसे पावरफुल पासपोर्ट होगा जापान का।
जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, जापान का सबसे शक्तिशाली। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड जो नंबर आएगा यहां पे, सेकंड जो नंबर आएगा वो आएगा सिंगापुर। सिंगापुर। थर्ड भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थर्ड जो नंबर आएगा वो आएगा जर्मनी। जर्मनी और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों का तीसरा नंबर होगा दक्षिण कोरिया। ये 3 सबसे अधिक पावरफुल पासपोर्ट वाले देश हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट लिख लेने यहाँ पे छोटा सा नोट करके, ताकि याद रह जाए कि क्यों पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि जापान क्या करता है, 191 देशों में जाने के लिए जापान में वीजा की जरूरत नहीं है। लिख लेना चाहिए छोटा सा नोट करके, 191 देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं, इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है इसको। और ये रिपोर्ट जो जारी की है, कितने देशों की रिपोर्ट जारी की है? 199 देशों की रिपोर्ट जारी की है। 199 देशों में से 191 देशों में जापान से अगर कोई जाना चाहता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत का अगर नंबर देखा जाए यहां पे, भारत का कौन सा नंबर है? 84। भारत का नंबर 84, 84वां नंबर। 84वां नंबर तो है, लेकिन कितने देशों की वीजा, विदाउट वीजा हम वहां पे यात्रा कर सकते हैं? 58 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश भी थे जहां पे हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे नेपाल अगर किसी को जाना तो नेपाल जाने के लिए हमें किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। सीधे बॉर्डर पे जाओ, एंट्री कराओ, कोई भी अपना नेशनल आईडी ले जाओ। नेशनल आईडी मतलब वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ले जाओ, बॉर्डर पे एंट्री होती है, सीधी नेपाल में घूम के आओ ना। पोखरा सबसे फेमस है वहां पे, पोखरा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली देश ये होगा। अब सबसे कमजोर पासपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे कमजोर पासपोर्ट की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो सबसे कमजोर पासपोर्ट में जो स्थान निकल के आता है वो आता है नाइजीरिया का। नाइजीरिया वो देश है जिसके 2020 के हेनले के डाटा के अनुसार सबसे कमजोर पासपोर्ट माना जाता है। मतलब यहां पे जाने के लिए लगभग पूरे के पूरे देशों में जाने के लिए 199 के 199 देशों में जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? वीजा की जरूरत होगी। तभी तो सबसे कमजोर पासपोर्ट माना जाता है ये, सबसे कमजोर। भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण जो आईडी मानी जाती है, वो पहचान पत्र माना जाता है, वो पासपोर्ट तो माना जाता है। ठीक है, ये थी हेनले की रिपोर्ट के अनुसार। याद रखना, सबसे पहला नंबर जापान, दूसरा नंबर सिंगापुर, तीसरा नंबर जर्मनी या साउथ कोरिया का। ठीक है, अगर भारत का नंबर देखें तो 84, और सबसे कम जो है, सबसे कमजोर पासपोर्ट जिसका होगा वो किसका होगा? नाइजीरिया का। नाइजीरिया का जिक्र हमने जनसंख्या में भी किया था। जनसंख्या में टॉप 10 में नाइजीरिया का नंबर आता है। छोटा सा देश है नाइजीरिया, लेकिन टॉप 10 में नंबर आता है जनसंख्या में। ठीक है, अब हम एक छोटी सी अप्रोच की बात करते हैं। एक भारत में एक सम्मेलन होता है, और वो जो सम्मेलन होता है वो होता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। पूछा आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, हर बार बनता है, क्योंकि हर साल ये सम्मेलन होता है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अभी जो सम्मेलन हुआ है जनवरी मंथ में, 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में वो सम्मेलन चला है। ठीक है, वो बैठक चली है। और उसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है भारतीय विज्ञान सम्मेलन। विज्ञान सम्मेलन मतलब भारत के जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हो उस सम्मेलन में क्या करेंगे, उस बैठक में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 3 जनवरी से 7 जनवरी तक वो बैठक चली। और वो बैठक का जो आयोजन किया गया वो कहां पे किया गया? बेंगलोर। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। तो ये नोट करके लिखना है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107वां सम्मेलन।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? आयोजित की मैं बात करूं तो कहाँ पे आयोजित होगा? बेंगलोर। सम्मेलन में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वहां पे सम्मेलन को होस्ट करने के लिए, बेंगलोर में 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में। 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन 107वां सम्मेलन होगा। बोलो। अरे भाई हो लिया, जनवरी 2020 के करंट अफेयर से शुरू कर रहे हैं हम। हाँ हो लिया, मतलब इतना तो समझ जाया करो फिर। ठीक है, जनवरी 2020 की बात कर रहा हूं। हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे जनवरी 2020 की बात करेंगे। ठीक है, चाहे मैं इसमें होगा हुआ या हो लिया, जो भी बोल रहा हूँ 2020 की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ पे थीम की अगर बात करें हम, यहाँ पे थीम क्या थी इसकी? थीम जरूर लिख लेना, इसकी थीम क्या थी? यहाँ पे जो वाक्य जो था वो क्या कहा गया था? मेन जो शब्द था वो क्या था? किस पे फोकस किया जाएगा फ्यूचर में? तो वो क्या कहा गया था? जो अपना जो ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो रूरल जो एरिया है, कुछ इसमें कहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एरिया। ठीक है, मतलब ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लोग नोट करके लिखो, थीम क्या थी इसकी? ग्रामीण विकास के लिए, नोट करके लिखो, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलप किया जाना चाहिए। ठीक है, यही क्या था? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम था 2020 का। ठीक है, याद रखना 107वां सम्मेलन था ये, और कहां पे हुआ? बेंगलोर। बेंगलोर किसकी राजधानी? कर्नाटक। कर्नाटक जो है वहां पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, वाटरफॉल भी है, जिसका नाम क्या होगा? जोग गरसोप्पा, या महात्मा गांधी भी कहा जाता है उसको। कौन सी नदी के किनारे? शरावती नदी के ऊपर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है, अगर और कर्नाटक के बारे में बात करूं तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सी नदी का विवाद है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सी नदी विवाद है? कावेरी नदी का विवाद। कावेरी नदी का विवाद 2016 में बहुत ज्यादा प्रचलित भी था, कावेरी नदी का विवाद, क्योंकि कावेरी नदी के पानी पे विवाद होता था कि कौन सा राज्य कितना उसका प्रतिशत पानी यूज कर सकता है। तो याद रखना, कावेरी नदी का विवाद कौन कौन से राज्य के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु में है। वैसे केरल का नाम भी आ जाता है। ठीक है, कावेरी नदी निकलती कहां से? कावेरी नदी निकलती कहां से? कावेरी नदी का जो सोर्स है वो क्या है? उद्गम स्थल कहां से? कावेरी नदी का उद्गम स्थल का कुर्ग, कर्नाटक से। कुर्ग एक जगह कर्नाटक में, वहां से। ठीक है, कर्नाटक से ही निकलती कावेरी नदी, कुर्ग कर्नाटक। चलो थोड़ा आगे चलते हैं फिर। आगे मैं अगर बात करता हूं तो थोड़ा सा अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज होंगी, तो थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक होगा अभी जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक जनजाति के बारे में बात करूंगा, और वो जो जनजाति जो होती है उस जनजाति का नाम है बुर जनजाति। बुर जनजाति। ठीक है, बुर कॉफी का नाम सुना होगा आपने, BRU, बुर कॉफी आती ना। हाँ, तो अभी बुर कॉफी की बात नहीं कर रहा, बुर जनजाति। जनजाति तो मतलब समझते हो ना, ट्राइबल्स जो होती ना, ST जो होगा, अनुसूचित जनजाति होगी, अनुसूचित जाति होगी। चलो ये मेरे को एक क्वेश्चन आपके लिए, मेरे को ये बताओ, भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित, क्वेश्चन तो सुन लो पहले, हरियाणा, पंजाब, अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। जाति की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति तो आपके सामने बैठा हुआ है, तो फिर अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं। चलो अनुसूचित जनजाति बताओ। अनुसूचित जनजाति हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, वेरी गुड, और एक केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। पुद्दू। सबसे ज्यादा ST कहां पे पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा
और क्षेत्रफल में, सॉरी वो में प्रतिशत में, बुर्ज जनजाति, आवाज नहीं बस, बुर्ज जनजाति काफी टाइम से चर्चा में है, काफी टाइम से चर्चा में, 2018 में भी चर्चा में था, 19 अक्टूबर 19 में भी चर्चा में था, और 2020 में तो चर्चा में रहा है जनवरी में, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा गवर्नमेंट और मिजोरम गवर्नमेंट ने इनका सॉल्यूशन किया। इनकी प्रॉब्लम क्या थी उस पर चर्चा करते हैं, और सॉल्यूशन क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले मैं बताता हूं, उसके बाद नोट करते हैं। देखो, बुर्ज जो जनजाति थी ना, जनजाति मतलब ट्राइबल्स वाला जो एरिया, जैसे अपना उत्तर पूर्वी भारत तो नहीं होगा, उत्तर पूर्वी भारत जिनको सेवन सिस्टर कहा जाता है, वहां पे ज्यादातर ट्राइब्स रहते हैं, जनजातीय समूह रहते हैं ना, बोडो, मिजो, बुर्र, ये सारे के सारे जनजातीय समूह कहाँ रहते हैं, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही एक राज्य होता था मिजोरम, होता था क्या, होता है भी, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम राज्य में एक जनजाति होती थी बुर्र नाम से। देखो, मिजोरम राज्य की एक प्रमुख जो जनजाति है वो है मिजो, मिजो जनजाति प्रमुख जनजाति मिजोरम में जो रहती है। तो क्या हुआ था, 1995 की बात है, 1995 में क्या हुआ था, ये दोनों जनजाति मिजोरम में रहती थी, बुर्र भी और मिजो भी। तो क्या हुआ था, जनजातियों का पहले से ही डिमांड है, ये जो जनजाति है ना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जितनी भी जनजाति हैं वो सारी अपना अपना अलग देश बनाना चाहती है। बोडो का तो पहले से ही, बोडोलैंड का नाम सुना होगा ना आपने, बोडोलैंड की मांग चल रही है बहुत टाइम से। बोडो जनजातियों की मांग है कि हमारा अलग देश होना चाहिए, कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे जो संस्कृति जो है, हमारा जो पहनावा, संस्कृति, खान पान जो बचा रहे, दूसरे राज्यों से हम हटके हैं, मतलब उनकी सोच ये और है भी हटके। ठीक है, तो मतलब अलग देश की मांग चल रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो मिजोरम जो राज्य होगा ना, मिजोरम राज्य, वहां पे जो मिजो जनजाति होगी ना, वो कहेगी कि मिजोरम जो राज्य है, पहले वो अलग देश की मांग करेंगे मिजो वाले, लेकिन अलग देश की मांग उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, अलग देश की मांग ऐसे कोई ना मिल जाएगी। तो वो क्या करेंगे, वो मिजोरम से बुर्र जनजाति को निकाल के बाहर कर देंगे। बोला कि ये मिजोरम तो किसका है, हमारा है। बोला तुम यहां पे बाद में आए हो और तुमको यहां से क्या होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहां पे 1995 में दोनों में खूनी संघर्ष हुआ, बुर्र जनजाति और मिजो में। ठीक है, खतरनाक लड़ाई हुई यहां पे। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए या लड़ाई होके वो वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, 1995 में लड़ाई हुई लेकिन वहीं रहे हो। लेकिन 2 साल बाद अब क्या हुआ, इन लोगों को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी वहां पे क्या थी, ये कम थे जनसंख्या में। ठीक है, अब इनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो 1997 में क्या होगा, इन्होंने भी एक आतंकवादी, एक उग्रवादी संगठन बन गए इनका। अब ज्यादा लोगों को परेशान करेगा तो क्या होगा, गर्दन तक पहुंचेगा वो। अब क्या, इन्होंने एक उग्रवादी संगठन का गठन कर लिया, और उग्रवादी जो संगठन था वो था बुर्र के नाम से, बुर्र नेशनल, लिख देता हूं, इसका जो आतंकवादी जो संगठन था वो था बुर्र नेशनल लिबरेशन फ्रंट। बुर्र नेशनल, लिखना नहीं है भाई, इधर देख, बाद में लिखवा दूंगा। बुर्र नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये क्या था, एक उग्रवादी संगठन था इनका। इन्होंने क्या किया, ज्यादा परेशानी जब कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, मिजो जनजाति का एक जो नहीं होता जंगल में जो ऑफिसर जो होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, अभी हरियाणा में जिसकी भर्ती भी हुई थी, फॉरेस्ट रेंजर। ठीक है, उसकी क्या कर दी, यहां पे इन्होंने हत्या कर दी। अब मिजो वाले क्या होंगे, अब शांति से बैठेंगे नहीं। 1997 में जो घटना हुई वो सबसे खतरनाक हुई, मतलब लोगों को, घरों को जला दिया गया था। मिजो वाले ज्यादा भड़क गए, उन्होंने क्या कहा, बुर्र जनजाति वाले लोग बताते हैं कि हमारे 41 गांव में आग लगा दी थी मिजो वालों ने, नहीं देखा कि कौन कमरे के अंदर कौन बाहर, जला दिया पूरा का पूरा। अब क्या करेंगे, बुर्र जनजाति वाले मिजोरम को छोड़ के क्या करेंगे, भाग जाएंगे। मिजोरम को छोड़ के निकल गए, कहां चले गए, देखो ये राज्य और एक ये राज्य, ऐसे ये यहां पे ये राज्य ये है मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम, और यहां पे ये राज्य ये है त्रिपुरा, जो कि तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखो, इस यहां पे 2 जिले थे, एक था मामित और एक था कासालेव, कासालेव। इन 2 जिलों में क्या हुआ था, बुर्र जनजाति की ज्यादा संख्या थी, और यहां पे क्या करेंगे, ये जनजाति इन लोगों के घरों को जलाने के बाद ये यहां से निकल के कहां आ गए, त्रिपुरा में भाग गए, और लगभग भाग गए 35,000 के समथिंग लोग भाग गए, 35,000 लोग। कब की बात है, 1997 में।
1997 में ये यहां से भाग गए। त्रिपुरा की सरकार ने कुछ प्रबंध किया, यहां पे कैंप स्थापित कर दिए इनके अलग से, मतलब इनको क्या कहा जाने लगा, शरणार्थी। अब शरणार्थी तो होंगे किसी राज्य, जैसे नहीं आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, वो इनके साथ हुआ। कश्मीरी पंडितों को भी तो मार के भगा दिया गया था, 1991-92 की बातें हैं, उनको भी भगा दिया गया, तो भारत के दूसरे राज्यों में या जम्मू में आके रहने लगे थे, या कैंपों में इनको काफी दिन तक रखा गया था। ठीक है, वही काम यहां पे इनको त्रिपुरा में क्या हुआ, जो शरणार्थियों के जो कैंप बनाए गए उनमें रखा गया है इनको। अब कैंप में रखेंगे, वहां पे वो जा नहीं सकते मिजोरम में, ठीक है, डरे हुए हैं। त्रिपुरा में की वो नागरिकता नहीं है उनकी, तो त्रिपुरा में उनको वो फैसिलिटी कोई ना मिलेगी जो किसी देश का या किसी राज्य का क्या नागरिक। अब क्या हुआ, इनको अच्छे से खाना पानी नहीं मिल रहा, बिजली कहां से आएगी, क्योंकि वहां का वोट पावर नहीं है। अब वोट होंगे, बिजली वहीं तो पहुंचेगी, पानी भी वहीं से अच्छा पहुंचेगा, ठीक है, फैसिलिटी वहां पे होंगी। तो यहां पे क्या हुआ, ये लोग ऐसे जीवन जी रहे थे जाने मतलब भारत के है ही नहीं। और कब की बातें, 1997 की बातें। 1997 से ये काम चला आ रहा है, धीरे धीरे करके केंद्र सरकार का यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ध्यान वहां पे गया, तो उन्होंने क्या किया, वहां के कुछ लोगों के लिए क्या हुआ, जो फ्री में राशन देना शुरू कर दिया। रह रहे हैं किसमें, शरणार्थी कैंपों में ही अभी तक भी। उनको क्या हुआ कि जो वेस्ट जो इंसान है ना, जो बड़ा आदमी, उसको 600 ग्राम चावल दिन का, जो छोटा जो बच्चा उसको 300 ग्राम दिन के, 5 रुपये बड़े को, 2.5 रुपये छोटे को। ठीक है, बातें 1997-98 की बातें हैं। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करते थे, चावल को भी बेच देते थे, क्योंकि क्या हुआ, 5 रुपए में कोई ना काम चलेगा, चावल को बेच देते थे, वहां पे थोड़ा मोटा काम करके कमाते थे और काम चलाते रहते। ठीक है, मतलब सर्वाइव चल रहा था उन लोगों का। तो उसी चीज को अब सुधारा गया है। अब क्या किया गया है, सीधा मैं अभी अब करंट में आता हूं। क्या हुआ, 1 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर की, 1 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर 2019 की अगर मैं बात करूं, तो अक्टूबर 2019 में क्या किया था, केंद्र सरकार ने वहां पे राशन देना बंद कर दिया। तो फिर दोबारा से ये चीज क्या होगी, मुद्दा दोबारा उठाए, मुद्दा दोबारा उठा। त्रिपुरा जो सरकार थी उसने भी यहाँ पे केंद्र सरकार से घोषणा अपील की कि भाई ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ, भागे हुए शरणार्थी तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार ने, दोनों ने केंद्र सरकार से यहाँ पे एक समझौता करवाया। और समझौता क्या हुआ, वो एक समझौता करवाया। समझौते पे हस्ताक्षर कब हुए, ये इसलिए करंट में क्यों है, क्योंकि 16 जनवरी 2020 को एक समझौता हुआ है। और समझौता क्या हुआ है, इनमें से क्या हुआ, कुछ लोग तो मैंने बताया ना 35 या 37 हजार के समथिंग ये लोग थे, कुछ लोग 4-5 हजार लोग तो वापस चले गए, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा संपत्ति थी वहां पे, बहुत सारा क्या थी, जमीन थी, तो वो अब ऐसे कोई ना कितने दिन तक पड़े रहेंगे। तो कुछ लोगों ने क्या हुआ, सेटलमेंट कर लिया वहां पे जाके। लेकिन 30,000 या 32,000 के समथिंग लोग आज भी कहां पे रह रहे थे, कैंपों में रह रहे थे त्रिपुरा में। तो सरकार ने उनके लिए एक योजना या इनके लिए एक समझौता किया। और समझौता किस किस के बीच में हुआ, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार, केंद्र सरकार और जो बुरुज जनजाति की जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, प्रतिनिधि, जो क्या हो गए, प्रतिनिधि तो होंगे ना इनके, कि भाई 4-5 लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे ऐसे पूरे ग्रुप का। तो उनके बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं ना, जो 32,000 या 33,000 जो लोग हैं, उनको त्रिपुरा में रखा जाएगा, त्रिपुरा में उनको जमीन दी जाएगी, वहां जाने की जरूरत नहीं है। यह समझौता हुआ है, त्रिपुरा में इनको जमीन दी जाएगी। सरकार क्या किया है, जो केंद्र सरकार है उसने यहां पे क्या किया, 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है उनके लिए, 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और क्या किया जाएगा, 600 करोड़ रुपए के अलावा क्या किया जाएगा, 40x30 मतलब इतने का क्या दिया जाए, इसको फ्लैट दिया जाएगा। फ्लैट मतलब जमीन दी जाएगी। 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपए वहां पे मकान बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उनको ही, मतलब 30-35 जो हजार लोग हैं ना उनको। उसके अलावा 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन नहीं, सहायता राशि, मतलब केवल 2 साल तक, 2 साल तक मतलब जब तक वो सेट हो जाए तब तक, परमानेंट कोई ना देगी। ठीक है, 5,000 रुपए। उसके अलावा 4 लाख रुपए की उनकी क्या की जाएगी, एफडी की जाएगी, जो कि 2 साल बाद वो निकलवा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये सारी व्यवस्था की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जमीन कौन सी सरकार के द्वारा दी जाएगी, वहां पे त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ये था पूरा बुर्ज जनजाति का मामला। तो बुर्ज जनजाति कौन से राज्य से संबंध रखती थी, मिजोरम। अभी कौन से राज्य में, वैसे तो बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है, आसाम में भी है, लेकिन मेनली जो थी वो मिजोरम में थी, जो वहां से भगाई गई थी। लिख लो।
लिखो, छोटा सा नोट करके लिखो। देखो बुर्ज जनजाति, या इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी लिख लेना यहाँ पे नोट कर, बुर्ज जनजाति, या इसको रियांग जनजाति भी कहा जाता है, रियांग जनजाति, बुर्ज जनजाति या रियांग जनजाति। अगर पूछ लिया जाए कि बुर्ज जनजाति या रियांग जनजाति का ये क्या है, एक ऐसी जनजाति थी जो नहीं है अपने जो बिंजारा टाइप जनजाति थी। आज एक जगह पे करसी की, ठीक है, जिसको झुमिंग करसी कहा जाता है ना, झुमिंग करसी, स्थानांतरित करसी, वो करसी करते थे। जंगल को साफ किया, करसी की, वहां पे उपजाऊ शक्ति खत्म होगी। अब एक ही जगह पे करसी बिना खाद उर्वरक के अगर करसी करेंगे तो कितने साल तक कर सकेंगे? धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी, अनाज उगना बंद हो जाएगा। वहां से बदली, दूसरी जगह चले गए, जंगल को साफ किया, वहां करसी की। इसको कहा जाता है झुमिंग करसी या स्थानांतरित करसी, ठीक है, वो करसी करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये क्या है, बिंजारा टाइप की एक जनजाति थी जो स्थान बदलती रहती थी बार बार, ठीक है। तो इनका मूल स्थान की अगर मैं बात करूं, इनका मूल स्थान क्या था? नहीं, मूल स्थान, ये अपना मूल स्थान बताते मैमार, मूल स्थान सान जिला, सान जिला म्यांमार, कि वहां से आए हुए ये सान जिला म्यांमार। हिंदू से संबंधित, हिंदू या बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बाकी जो मिजोरम में जो जनजाति जिन्होंने इनको भगाया ना, वो क्रिश्चियन जनजाति है, क्रिश्चियन। आपने सुना होगा मिजोरम में ज्यादा इंग्लिश, ऑफिशियली लैंग्वेज क्या वहां पे? इंग्लिश, ठीक है, हिंदी नहीं, इंग्लिश वहां की ज्यादा ऑफिशियली जो लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर मिजो, ठीक है। ये लोग बोलते थे बुर भाषा थी इनकी, इनकी जो भाषा थी ना, बुर एक ऐसी भाषा थी जिसकी कोई लिपि नहीं है, ये बुर लैंग्वेज बोलते थे। बाकी बंगाली भी बोल देते, इसी वजह से त्रिपुरा में सेट हो पाई, क्योंकि त्रिपुरा में ज्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली, ठीक है, इसी वजह से त्रिपुरा में सेट हो पाई। त्रिपुरा में ज्यादा जो मेजोरिटी वो हिंदू है, त्रिपुरा में लगभग 86-85 के समथिंग मेजोरिटी जो किसकी? हिंदू, ठीक है, इसलिए वहां पे सेट हो पाए ये लोग बुर्ज जनजाति वाले। मूल स्थान सान जिला म्यांमार। नेक्स्ट नोट लिखो, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति, उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति। उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन सा मेन? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। वो चीज जो मैंने बताई वो याद रख लेना चाहिए, जो लिखना चाहता हूँ लिख भी लेना है कि 1995 में क्या हुआ, दोनों में दंगा हुआ, ठीक है। 1997 में क्या हुआ, इनको भगा दिया गया वहां से, ठीक है। अब मैं सीधा अभी करंट में आता हूं, करंट में इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। लिख लो, छोटा सा नोट करके लिखो, 16 जनवरी 2020, 16 जनवरी 2020 को त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार, भारत सरकार और तीसरा कौन सा होगा, किसका प्रतिनिधित्व होगा? बुर्ज जनजाति का जो प्रतिनिधि मंडल था, उनके बीच में क्या होगा? समझौता होगा। और इनके बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ। और समझौते के तहत क्या कहा गया कि ये जो जनजाति है, जो बची हुई जो जनजाति है 32,000 के समथिंग, वो कहां पे रहेंगे अब? परमानेंट त्रिपुरा। त्रिपुरा में उनका वोट बनेगा, त्रिपुरा में उनका राशन कार्ड बनेगा, त्रिपुरा में सब कुछ होगा। मतलब त्रिपुरा में वो क्या डाल सकते हैं? अब अपना वोट भी डाल सकेंगे, मतलब स्थायी निवासी बना देंगे। कौन से राज्य का? त्रिपुरा का। जो अब तक लटके हुए थे ना, अब स्थायी निवासी हो जाएंगे। नोट करके लिखो, 16 जनवरी 2020 को त्रिपुरा, मिजोरम, भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत बुर्ज जनजाति को त्रिपुरा राज्य के स्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा। स्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा। स्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक
ठीक है, वो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो याद रख लेना। ये तो मेन तो ये था कि स्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा, वो सारी चीजें याद रख लेना कि क्या क्या उनके लिए सुविधाएं दी गई है। मतलब 600 करोड़ अलॉट किए गए उनके लिए, जिसमें से क्या होगा 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। जगह कौन सी सरकार देगी? त्रिपुरा सरकार देगी। 5,000 रुपए पर मंथ उनको दिया जाएगा। कितने साल तक? 2 साल तक। 4 लाख रुपए की एफडी की जाएगी उनकी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहा जाता है। क्लियर है ना ये पॉइंट बुर्ज जनजाति से संबंधित? ठीक है, लास्ट और देखते हैं, लास्ट फिर फिनिश करते हैं इसको। लास्ट और देखते हैं वर्तमान में क्या किया गया, जनवरी मंथ में क्या किया गया। भारत का एक पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह। ठीक है, एक पोर्ट है जिसका नाम बदला गया है। कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। याद रखना, कलकत्ता बंदरगाह का नाम कलकत्ता बंदरगाह नहीं बोलेंगे। देखो, 2 बंदरगाह होते थे, 2 बंदरगाह होते थे जिनके डॉक होते थे 2, एक कोलकाता एक हल्दिया। ठीक है, उन दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता था कोलकाता बंदरगाह के नाम से। ठीक है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। यहां से काफी बार क्वेश्चन बन चुका, क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं यहां से क्वेश्चन क्या बन चुका कोलकाता बंदरगाह से। देखो, कोलकाता बंदरगाह की अगर मैं बात करता हूं तो कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। कोलकाता पोर्ट का, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया है। नाम बदल के क्या कर दिया गया है ये बताओ। जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जनसंघ की स्थापना, भारतीय जनसंघ था ना पहले। क्या होता था? बीजेपी का, बीजेपी तो वर्तमान में, बीजेपी की सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो भारतीय जनसंघ के नाम से हुई थी। बीजेपी तो कब 78-79 में आई है, उससे पहले जनसंघ के नाम से चलती थी ये पार्टी। और चलती जो थी उसका जो संस्थापक जो था वो आता था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नाम सुना होगा ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो व्यक्ति जो था जिसने जो श्रीनगर, जिसको क्या हुआ कर दिया गया था जब वो जम्मू जब कश्मीर जब गया था वहीं पे उसको गायब कर दिया गया था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। ठीक है, वो क्या होता था पहले, क्या होता था बिना पासपोर्ट मतलब जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी हमें पासपोर्ट चाहिए था पहले। वो बोला कि मैं जाऊंगा बिना पास, रोकने वाला रोक लेगा मेरे को, कौन रोकने वाला। उसके बाद वो वापिस नहीं आया फिर। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो नोट करके लिख लो इसका नाम किसके क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया, बंदरगाह कर दिया गया, नाम बदल दिया गया इसका। ये अंग्रेजों के टाइम का पोर्ट है, क्योंकि ये हुगली वाला जो एरिया था वो क्या अंग्रेज व्यापार करते थे। उन्होंने 1834-35 समथिंग इसकी स्थापना की थी। मतलब 150-60 साल के समथिंग इसको हो चुके हैं। इसकी 150वीं वर्ष पे इसका नाम बदला गया है। 150 साल इसको हो गए बने हुए, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। या लिख लेना 150वीं सालगिरह पर, 150वीं सालगिरह नाम बदल दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनवरी का 12 जनवरी 12 जनवरी 2020। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस तो है। कौन सा युवा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त। वेरी गुड, दोनों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। वो डेट भी याद करवा देंगे एक दिन पूरे साल की। देखो 12 जनवरी 2020 को इसका नाम बदल दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। लेकिन कलकत्ता जो पोर्ट है वहां से क्वेश्चन बन चुका है। एसएससी कई बार क्वेश्चन बन चुकी है और मैंने देखा कि यहाँ से सीपीओ में भी क्वेश्चन बना था 2016-17 के समथिंग। सीपीओ में क्वेश्चन क्या बना था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है जो कि एक नदीय बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह जो एक नदी के किनारे स्थित है। देखो, मैं अगर बंदरगाहों की मैं बात करूं ना, बंदरगाहों की ध्यान से देखना यहाँ पे, मैं बंदरगाहों की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में जो बड़े बंदरगाह है ना, बड़े बंदरगाह सबसे पहले गुजरात में मुंबई नावा सेवा बंदरगाह, गोवा में मार्म गोवा बंदरगाह, कर्नाटक की बात करूं तो मैंगलोर जो बंदरगाह है, केरल में कोच्चि बंदरगाह, तमिलनाडु में आए तो चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, एन्नोर बंदरगाह, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चले तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा में चले तो पारादीप बंदरगाह, पश्चिमी बंगाल में चले तो कोलकाता बंदरगाह।
देखो मैंने सारे के सारे समुद्र के किनारे रखे हैं, लेकिन कोलकाता को मैंने ऊपर रखा है। समुद्र के किनारे नहीं है, याद रखना। कोलकाता, कोलकाता समुद्र से करीब 200 किलोमीटर अंदर की तरफ है। मतलब किसके किनारे है? नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ताजे जल का बंदरगाह है? हुगली ताजे जल का बंदरगाह जो नदी के किनारे होगा, तो नोट करके लिख लो इसके बारे में छोटा सा, कोलकाता बंदरगाह के बारे में। यह एक नदी है बंदरगाह, या ताजे जल का भी लिख लेना, दोनों लिख लेना नोट करके। ताजे जल, ताजे पानी का बंदरगाह। ठीक है ना, ताजे पानी का बंदरगाह। चलो मैंने एक दो चीजें बताई थी मैंने कि भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है या बेवफा नदी कहा जाता है? हुगली नदी है वो, जिसको विश्वासघाती या बेवफा नदी कहा जाता है ना। हुगली बेवफा क्यों कहा जाता है? किसी को धोखा दिया था उसने, प्यार करके छोड़ दिया था किसी से, तो मिलती नहीं थी यहां भर के, तो समुद्र में नहीं मिलती, समुद्र से यहां भर देती थी कि मैं मिलूंगी, है ना, टाइम दे देती थी, लेकिन मिलती नहीं थी, तो क्या कहा गया उसको? यही तो बात है, समुद्र से मिलती नहीं थी, समुद्र को टाइम दे दिया था मैं मिलना है मेरे को, और मिलती नहीं थी, तो क्या कहा जाता है उसको? बेवफा नदी, है ना। ठीक है, और 4-5 जो मैंने शोक बताए थे वो भी हमेशा याद रखना। उत्तर प्रदेश का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है घाघरा नदी को। घाघरा का युद्ध भी हुआ था, है ना, घाघरा का युद्ध भी हुआ था, घाघरा पे लड़ाई हो गई थी। ठीक है, अगले बिहार की बात करूं तो बिहार की जो शोक है वो है कोसी नदी। कोसी नदी में लगभग हमेशा बाढ़ आती है, जिसका आज तक कोई प्रबंधन नहीं हो चुका है। ठीक है, कब से बाढ़ आ रही है, लेकिन आज तक कोई प्रबंधन, कोई मैनेजमेंट आज तक नहीं हुआ। आज भी लगभग 50 से 60% बिहार पानी में डूब जाता है। जितना विकास जो करते हैं ना वो सारा का सारा बह जाता है उस नदी के साथ। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, सरकार का ध्यान ही नहीं है। और अभी तो करंट में जो चल रहा है, जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट का जो विरोध चल रहा है ना, वो जायज भी है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी का, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होगा जिसके ट्विटर पे या जिसने जो वीडियो शेयर किया था यूट्यूब पे, उस पे 1 लाख तो लाइक है, 7 लाख अनलाइक है। मन की बात, अब मन की बात में ऐसी ऐसी बातें कर रहा, कौन सुनना चाहेगा वो बात? गणेश जी कैसे बनाया, प्राकृतिक कैसे बनाया, कुत्ते कैसे पालने चाहिए, कुत्ते कैसे नहीं पालने चाहिए। प्रधानमंत्री को ये बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। पूरा का पूरा देश की अभी जो जीडीपी की बात करूं माइनस में जा चुकी है, अभी कल ही डाटा है, माइनस 29% जीडीपी माइनस में अभी। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन से काफी मुहिम चली हुई है छात्रों की। ठीक है, एसएससी रेलवे के नाम से ट्रेंड भी चल रहा है हैशटैग करके, जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप हैशटैग चल रहा है एसएससी और रेलवे का भी करंट में। ठीक है, बेरोजगारी सबसे अपर लेवल तक पहुंच गई है। और क्या होता है, एसएससी रेलवे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बना दिए गए जिनका मतलब कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम करवाने का, और एग्जाम हो गए तो फिर रिजल्ट नहीं आना, रिजल्ट आ भी गया तो भ्रष्टाचार इतना हो जाता, पढ़ने वाले का नंबर ही नहीं है। सबसे ऊपर एक ऐसी बॉडी बना देनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट बॉडी, जो इन पे सब पे नजर रख सके ना, जिसका ना तो प्रधानमंत्री कुछ बिगाड़ सके ना राष्ट्रपति कुछ बिगाड़ सके। इंडिपेंडेंट ऐसी संस्था होनी चाहिए कि जो सब पे नजर रख सके, तब कुछ ना कुछ कम हो सकता है। बाकी तो फिर एसएससी का जो चेयरमैन है वो फिर ठोक के रुपए लेता है ना। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।